अब बात करते हैं वेलिंग और बेटिंग की। ये क्या होते हैं मैम? अगर वेलिंग की बात करें तो ये उन फिशिंग ईमेल्स पर लागू होता है जो किसी संगठन के वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जाती हैं, जिनके मातहत कई लोग काम करते हैं। इस तरह से एक घुसपैठिया किसी संगठन की जरूरी जानकारी हासिल कर लेता है और समझ जाता है कि अपने फायदे के लिए संगठन से कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके बाद बेटिंग है। बेटिंग एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए हमलावर किसी इंसान या संगठन को फंसाने के लिए वस्तु या सामान देने का वादा करता है। वो उपयोगकर्ता को मुफ्त में संगीत या फिल्म डाउनलोड करने का प्रस्ताव दे सकता है, पर इससे पहले आपको कुछ साइट पर अपना लॉगिन विवरण देने के लिए कहेगा। इन विवरणों के जरिए बाद में धोखाधड़ी की जाती है। कुछ ऐसे मामले मिले हैं जहां इस तरह के लोग अक्सर आने जाने वाले रास्तों पर पेन ड्राइव फेंक देते हैं। कुछ मासूम लोग इन्हें उठा लेते हैं और इनमें संग्रहीत एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं। पर अक्सर इस तरह के उपकरणों में मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहते हैं, जिनका मकसद व्यक्तिगत सिस्टम में घुसकर डेटा चोरी करना होता है। हमने कई बार देखा है कि किसी पेट्रोल पंप या दूसरे सामाजिक केंद्रों पर पेन ड्राइव मुफ्त में बांटी जाती हैं, जिनमें बांटने वाली कंपनी के विज्ञापन भरे होते हैं। अगर तुम ऐसी कोई पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हो तो इसकी जांच जरूर कर लो कि अंदर संग्रहीत प्रोग्राम्स खतरनाक न हो। इनका मकसद नेट पर किसी के निजी डेटा में सेंध लगाना है। ज्यादातर मामलों में इनमें मैलिशियस चीजें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर देती हैं। वैसे तो इन पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अगर करना हो तो पहले किसी भरोसेमंद सिस्टम से इसे साफ कर लो। तो नंदिता मैम, मुफ्त की पेन ड्राइव्स भी हमारे व्यक्तिगत सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकती है ना? हाँ राजेश, तुम्हें कुछ और भी बताती हूँ। इसके बाद आता है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग क्या होता है मैम? अगर हम प्री टेक्सटिंग टर्म की बात करें तो ये संचालन का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल कई लोग सोशल इंजीनियरिंग में इस तरह करते हैं, जिसके जरिए अपने मकसद को कारगर तरीके से रखकर इंटरनेट के बेकसूर उपयोगकर्ताओं का यकीन हासिल कर सकें। उनका असली मकसद एक फंसाने वाला परिदृश्य बनाना और इसके जरिए किसी की निजी जानकारी चोरी करना होता है। इसी वजह से इस तरह की फिशिंग को प्री टेक्सटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें पीड़ित को पेशकश पर यकीन दिलाने के लिए टेक्सचुअल सब्जेक्ट भेजा जाता है। इस तरह के हमलावर ये दिखावा करते हैं कि उन्हें अपनी पहचान जाहिर करने के लिए पीड़ित से सिर्फ थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे ज्यादातर साइबर अपराधी पहले खुद को एक पेशेवर बताते हैं जो कुछ खास सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञ हैं, पर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। उनमें से कई फर्जी होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी निजी जानकारी में घुसपैठ करना चाहते हैं। ये लोग समाचारों में आने वाले उन मामलों की तरह काम करते हैं जहां कुछ एजेंसियां मासूम लड़कियों को मॉडलिंग करने के लिए बुलाती हैं और फिर उनकी तस्वीरों को गलत कामों में इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए पहले वो लड़की के बारे में फर्जी कहानियां बनाते हैं और फिर उसे बाजार में बेच देते हैं। इससे उन बेकसूर लड़कियों की बहुत बदनामी होती है जो मॉडलिंग करने के लिए सपने देखती हैं, पर बदले में उन्हें कुछ और ही मिलता है। अच्छा, साइबर स्पेस में तो बहुत अपराध होता है। क्या कुछ और भी है नंदिता मैम? हाँ राजेश,
क्या तुम ईमेल स्पूफिंग के बारे में जानते हो? ये क्या होता है मैम? स्पूफिंग, तुम अगर जानते हो तो स्पूफिंग एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी एक बेकसूर इंसान को जाल में फंसाने के लिए करते हैं। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं नंदिता मैम? ईमेल स्पूफिंग एक खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर साइबर अपराधी किसी इंसान को ऐसी ईमेल भेजने में करते हैं जो जाली दस्तावेजों के जरिए किसी संगठन से उनके प्रमाणीकरण की पुष्टि करती है। ये लोग ईमेल्स के लिए कोर प्रोटोकॉल की खामियों का फायदा उठाते हैं। वे नेटवर्क की कमजोर कड़ियों को खोजते हैं और फिर फर्जी ईमेल्स बनाकर उनकी साइट्स के निजी खाते में बल्क संदेश भेजकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। कई उपयोगकर्ता जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इनके झांसे में आ जाते हैं और इनके धोखे का आसान शिकार बन जाते हैं और अंत में अपनी कीमती जानकारी गंवा देते हैं। कभी-कभी वो ऐसे एड्रेस से भेजेंगे जो आपको जाना पहचाना लगेगा, पर तुम्हारे जाने पहचाने ईमेल से इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ सकते। तो जब भी तुम्हें इस तरह के स्पूफ ईमेल्स मिलें, सतर्क रहना। ये तो बहुत ही बुरा है नंदिता मैम कि कुछ लोग बेकसूर लोगों की निजी जानकारी में सेंध लगाने के लिए इतना सारा जोखिम उठा सकते हैं मैम। ये तो इनके खेल का एक नमूना है राजेश। और भी चीजें हैं। मैलिशियस कोड्स और मॉलवेयर थ्रेड्स के बारे में जानते हो? मैलिशियस कोड्स और मालवेयर थ्रेड्स ये क्या होते हैं मैम? इन खतरों के बारे में जानने के बाद अपनी निजी जानकारी को बचाने के लिए तुम्हें इन खतरों के बारे में जानना होगा। इसके लिए तुम्हें मैलिशियस कोड्स और मालवेयर थ्रेड्स के बारे में जानना होगा, जो तुम्हारे व्यक्तिगत सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए तुम्हें मैलिशियस कोड्स और मालवेयर थ्रेड्स के बारे में जानना होगा, जो तुम्हारे व्यक्तिगत सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर सकता है। मैलिशियस का मतलब है कोई ऐसा जो हर तरीके से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी तरह कुछ लोग इंटरनेट में मालवेयर सिस्टम्स को खराब करने या बर्बाद करने के लिए बनाए जाते हैं। ये मालवेयर्स इस तरह भी बनाए जाते हैं जो अपने भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश के लिए अधिकृत होते हैं। ये घुसपैठिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बड़ी संख्या में उन सिस्टम्स में घुसपैठ की कोशिश करते हैं जिन्हें आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वो मालवेयर को फैला सकें या एक ऐसा प्रोग्राम बना दें हमें जिसकी जरूरत ना हो। घुसपैठिए जिन मालवेयर को बनाते हैं वो किसी प्रोग्राम से जुड़कर या मैक्रोस के जरिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के मालवेयर बड़ी आसानी से किसी भी संचालन प्रणाली या जिसे OS भी कहा जाता है उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। कोई घुसपैठिया नेटवर्क में मौजूद किसी उपकरण या ब्राउजर और एक सॉफ्टवेयर के जरिए ये पता लगाता है कि तुम कौन सी साइट्स का अक्सर इस्तेमाल करते हो और तुम्हारे सिस्टम में वो घुसपैठ कर सकता है। ज्यादातर इंटरनेट उपयोगकर्ता अनजाने में कुछ ऐसी साइट्स पर क्लिक कर देते हैं जो उन्हें फायदेमंद गिफ्ट्स वाली किसी साइट पर क्लिक करने के लिए कहती हैं और इन साइट्स के जरिए
धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए किसी भी साइट पर क्लिक करते वक्त सतर्क रहें। आपने बहुत जरूरी जानकारी दी है नंदिता मैम, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इंटरनेट इस्तेमाल के दौरान इन खतरों को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नेटवर्क थ्रेट को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। दरअसल राजेश, ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम में मौजूद खतरों को वर्गीकृत कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें इनके बारे में आसान तरीके से बताती हूँ। कृपया आसान तरीके से बताइए ना मैम। आसान शब्दों में कहें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में खतरों का वर्गीकरण कई चीजों पर आधारित होता है और थ्रेट्स का वर्गीकरण स्रोत के आंतरिक या बाहरी होने, एजेंट कौन है, उसका मकसद क्या है और हमले का क्या असर होगा, इसके मुताबिक होता है। वर्गीकरण करने के लिए हमें थ्रेट्स के प्रकार के मुताबिक एक खाता बनाना होगा। उसके बाद हमें एजेंसियों के मॉलवेयर वाले साइट्स को संदेश के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाकर लोगों को जागरूक बनाना होगा। तो नंदिता मैम, इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हमें कई चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल राजेश, पर इसके सिवा कुछ और भी तरीके हैं जिनके जरिए घुसपैठिए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनमें से कुछ ये हैं। इन खतरों में कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस या लॉजिक बॉम्ब्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और बैकडोर प्रोग्राम्स शामिल हैं। अगले पाठों में हम इनके बारे में जानेंगे। अब तक ली गई किसी जानकारी के लिए तस्वीर के ऊपर लगे बटन पर क्लिक करें। साइबर हमलावर बिना थके लगातार नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। नेटवर्क पर हमले के लिए वो नए मैलिशियस प्रोग्राम्स बनाते हैं जो इंटरनेट पर हो रहे काम में रुकावट डालने के मकसद से ही बनाए जाते हैं। स्पैम मेल्स कई एजेंसियां बनाती हैं और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भेज देती हैं। स्पैम मेल्स की ज्यादातर ईमेल्स धोखाधड़ी करने के लिए भेजी जाती हैं। इनका मकसद किसी नेटवर्क में आए कम जानकार उपयोगकर्ता को फंसाना होता है। उनका सिर्फ एक मकसद है, धोखे से तुम्हारे निजी डेटा और जानकारी की चोरी करना। इंटरनेट पर ऐसे उपयोगकर्ता भी हैं जो दूसरे लोगों को धोखा देने या उनकी जानकारी चोरी करने के लिए उस नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें काफी फायदा मिलता है। इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये घुसपैठिए नेटवर्क से फायदा उठाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बेकसूर उपयोगकर्ता की पहचान कर निजी जानकारी उनके साथ बांटने के लिए फंसा सके। एक बार उन्हें जानकारी मिल गई, फिर वो इसके जरिए उस इंसान से हेराफेरी करते हैं। फिशिंग ईमेल ऐसी ईमेल्स होती हैं जिनके जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल की जाती है, जैसे यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड का विवरण। इनके जरिए तुम्हारे बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। वेलिंग उन फिशिंग ईमेल्स पर लागू होती है जो किसी संगठन के वरिष्ठ अधिकारी को भेजे जाते हैं, जिनके मातहत कई लोग काम करते हैं। स्पेयर फिशिंग ईमेल का ही एक रूप है।
जो कम उपयोगकर्ताओं को भेजा जाता है। पर इसमें ईमेल को बनाने में ज्यादा मेहनत की जाती है, जिससे लगे कि ईमेल किसी बहुत प्रामाणिक साइट से आया है और संगठन का ही है। वो खुद को किसी अच्छी पहचान वाले संगठन के सदस्यों के रूप में भी पेश कर सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि आप उस पर यकीन कर सकते हैं और आपके द्वारा भेजी गई निजी जानकारी से आपको कोई खतरा नहीं है। बेटिंग एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए हमलावर किसी इंसान या संगठन को फंसाने के लिए वस्तु या सामान देने का वादा करता है। वो उपयोगकर्ताओं को मुफ्त संगीत या फिल्म डाउनलोड करने का प्रस्ताव दे सकते हैं, पर इससे पहले आपको कुछ साइट पर अपना लॉगिन विवरण देने के लिए कहेंगे। इन डिटेल्स के जरिए बाद में धोखाधड़ी की जाती है। प्रीटेक्स्टिंग संचालन का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल कई लोग सोशल इंजीनियरिंग में इस तरह करते हैं, जिसके जरिए अपने मकसद को कारगर तरीके से रखकर इंटरनेट के बेकसूर उपयोगकर्ताओं का यकीन हासिल कर सकें। ईमेल स्पूफिंग एक खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर साइबर अपराधी किसी इंसान को ऐसी ईमेल भेजने में करते हैं जो जाली दस्तावेजों के माध्यम से किसी संगठन से उनके प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। मैलिशियस कोड्स या मालवेयर थ्रेड्स इस तरह बने होते हैं जो अपने भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश के लिए अनुमति मांगते हैं।